तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए सेमी सर्कुलर पाथ। तो देखिए आप सबको सर्कल का तो पता है, तो ये चूंकि सेमी सर्कुलर पाथ है तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ये सेमी सर्कुलर। तो एक एंड से दूसरे एंड, यानी ये एक एंड ए है, ये दूसरा एंड बी है। तो यहाँ से वो यहाँ गया है सेमी सर्कुलर पाथ बना के, और इसका रेडियस आर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, हमने रेशियो फाइंड करनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्टेंस मैंने बताया हुआ है, कोई जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है, यानी पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ तक आया है, ठीक है, ये उसका सारा डिस्टेंस है, ये सारा उसका डिस्टेंस है। तो हमें पता है फुल सर्कल के लिए जो ये वाला पाथ होता है ये 2 पाई आर होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो फुल सर्कल नहीं सेमी सर्कल है, तो लिहाजा ये आएगा पाई आर डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपने पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से डायरेक्ट मिला देना होता है, ये आपका पहला पॉइंट ए है और ये आपका आखिरी पॉइंट बी है, इनको डायरेक्ट मिला दें। ये डायरेक्ट मिलाने से ये वाला पाथ बन रहा है, और ये आर और ये भी आर, तो टोटल ये आपका बन गया 2 आर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट को डायरेक्ट मिला देना होता है। तो ये 2 आर, तो ये आर और आर कट गया और आंसर आपका आ गया पाई/2। और यहाँ पे मिस्टेकली मैंने जो राइट ऑप्शन दिया हुआ था वो मैंने पाई दिया हुआ था। तो और वैसे पाई/2 या इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, तो जिन्होंने पाई कर दिया वो अपने आप को समझे कि उन्होंने, उनको अंडरस्टैंडिंग थी क्वेश्चन की, उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। बहरहाल एक्चुअली इसका जो आंसर आ रहा है वो पाई/2 आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 20.00। अब ये देखें, इसका रूल भी बताया हुआ है कि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं राइट साइड पे उनको आपने काउंट करना होता है। तो ये दोनों जीरो तो काउंट हो गए, टू का वैसे हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर होते हैं सबको काउंट करना होता है, पीछे रह गए ये जीरो। तो चूंकि ये दोनों जीरो आपके सिग्निफिकेंट है, ये टू भी आपका सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो आ रही है बिटवीन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर, तो लिहाजा ये जीरो भी जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। इस तरीके से आपके पास ये जो चारों नंबर है ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर में जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो ये जब वर्नियर स्केल की जीरो राइट साइड पे हो तो उसका पॉजिटिव जीरो एरर होता है, और जब ये लेफ्ट साइड पे हो तो फिर नेगेटिव जीरो एरर होता है। कैलिब्रेशन एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय सम स्टूडेंट्स व्हिच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी ऑपरेटर्स की मदद से उन्होंने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मेजर किया और वैल्यूज निकाली। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थी वो ये थी 9.862। अलबत्ता यहाँ पे ये 6 जो है ये फिगर थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9.9 बन जाएगा, जो कि एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे 6 नहीं था, हम कहते हैं ये 9.832 कह लेते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट, इसकी वजह ये है कि हमेशा रूल याद रखेंगे, जिस कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे वो कैलकुलेशन उतनी ही एक्यूरेट होगी। और यही सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमें यही पता चलता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें यही बताती है, उसकी सिग्निफिकेंस हमें यही बताती है कि कोई जो कैलकुलेशन है वो कितनी एक्यूरेट है। तो किसी भी कैलकुलेशन में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो समझ जाए वो कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है और उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन टू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये 0.9 mm होती है वर्नियर स्केल के ऊपर, 10 डिवीजन होती है टोटल। अगर डिवीजन पूछी जाए तो 10 डिवीजन है, लेकिन दो डिवीजन के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 0.9 mm है। इसी तरह इन द फिगर बिलो जीरो एरर विल बी। तो ये जो फिगर है ये माइक्रोमीटर से गेज की है, और इसमें जो जीरो है, जीरो जो है वो अबव दी जीरो ऑफ मेन स्केल है, ठीक है। तो लिहाजा सॉरी, आई थिंक बिलो दी जीरो ऑफ मेन स्केल है। तो इसका जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। बाकी आप बुक कंसल्ट कर लीजिएगा, बुक पे बाकायदा उसने इमेजेस बना के दिखाई हुई है कि जीरो अगर मेन स्केल से नीचे आ जाए तो क्या सीन होता है, और जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो अगर मेन स्केल की एक्स, जो मेन स्केल का एक्स है अगर उससे ऊपर चली जाए तो फिर कौन सा एरर होता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डिस्टेंस में भी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा याद रखें ये या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है। अब बड़े की बात देखें, बड़ा किस तरह हो सकता है, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है वो इस तरह उसने मूव किया है, तो ये देखिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये उसका सारा डिस्टेंस है, एक्चुअल जो पाथ होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या करना होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट आपने मिला देना होता है। तो साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम है। लेकिन जो दूसरी बात है कि इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में नहीं आ रही होगी आपको बात। तो ये इस तरह कि अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, यानी ये पॉइंट ए से लेकर यहाँ बिल्कुल सीधा मूव कर रहा था अभी, तो अब इस केस में आप देखें तो इसका डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं और वो आपस में इक्वल है। बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस। क्वार्टर सर्कल, एक फुल सर्कल, एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल और एक क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब है कुछ सर्कल इस तरह है, जी, ये क्वार्टर सर्कल होता है। सर्कल के यानी आपने चार हिस्से कर दिए ये, तो एक हिस्सा जो है वो क्वार्टर सर्कल ये, और उसका रेडियस जो है वो आर है। ए बॉडी मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, यानी यहाँ ए से लेके ये उसने मूव किया, ये उसका पाथ है। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा है कि आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला देना होता है, तो आपने इसको मिला देना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रेड लाइन है। तो ये आपका आर है और ये भी आपको पता है आर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। इस फिगर से आप देख सकते हैं ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है। तो आप पिथागोरस थ्योरम यूज करें तो इस तरह आप ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट डी, इसको डी कह देते हैं। वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। वो फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, ये आएगा आंसर अंडर रूट टू आर। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो जो है वो हमेशा या तो लेस देन 1 होती है या फिर इक्वल टू 1 होती है। लेस देन 1 इसलिए होती है क्योंकि हमने पढ़ा कि अक्सर केसेस में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी आ रही है, ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या इक्वल होता है। तो अगर ये छोटा हम सपोज करें, तो जब छोटा होगा, ऊपर वाली क्वांटिटी जब छोटी होती है, जैसे कि ऊपर 10 है और नीचे 20 है, तो आपका आंसर लेस देन 1 आएगा। और जब ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरह आपका आंसर हमेशा या तो लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 उसी वक्त आएगा जब आपका पार्टिकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्सन मूव 4.8 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई एंड रिटर्न बैक टू पॉइंट एक्स इन 20 मिनट्स। यानी एक्स से वाई तक गया है 4.8 किलोमीटर, और फिर दोबारा वाई से एक्स की तरफ आ गया। यानी जिसका मतलब जाते हुए भी उसने 4.8 कवर किया, ये जाते हुए भी 4.8, एक्स से वाई जाते हुए भी 4.8 किलोमीटर, और फिर वापस आते हुए फिर उसने 4.8 किलोमीटर कवर किया। अ, और ये सारा जो इसने कवरेज की है, ये 20 मिनट्स में किया है। तो इस जर्नी के दौरान वो कहता है हिज एवरेज वेलोसिटी इज जीरो वेयर एज एवरेज स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ये राइट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो है। एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी इसलिए जीरो है क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो चूंकि पार्टिकल ने एक्स से स्टार्ट लिया था, वाई तक गया, वाई से स्टार्ट लेके फिर दोबारा एक्स पे पहुंच गया है, तो लिहाजा जहां से स्टार्ट हुआ एक्स से वहीं पे दोबारा वापस आ चुका है, इसका मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। अब ऊपर जीरो आ गया तो नीचे जो मर्जी लिखें, आपकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, तो ये आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का 4 पॉइंट जाते वक्त 4.8, जाते वक्त 4.8, आते वक्त ये बन जाएगा तकरीबन 9.6 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जब वो 20 मिनट है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करें और मिनट को सेकंड में ले आए, तो ये आपका बनेगा 9.6 आगे किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर बन जाएगा। नीचे 20 मिनट्स है, तो मिनट्स को भी सेकंड में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जीरो जाएंगे, दोनों जीरो से कट आउट हो जाएंगी, और बाकी ऊपर 96 बन रहा है और नीचे बन रहा है 12। 96 को जब आप 12 से डिवाइड करें तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सर, 8 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इसकी जो स्पीड आ रही है, स्पीड वो 8 मीटर पर सेकंड आ रही है। दो ट्रेन है जी जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है और दूसरे जो है उसकी 90 किलोमीटर पर आ रहा है। एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 1.10 किलोमीटर और जो दूसरे वाली है उसकी 9.9, यानी ये जो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, ये वाली सॉरी कम स्पीड से जो मूव कर रही है, इसकी जो लेंथ है वो 1.10 किलोमीटर है, और जो दूसरे वाली ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी जो लेंथ है वो 0.9 किलोमीटर है। द टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकंड। वो कह रहा है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना वक्त लगेगा क्रॉस करने में। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के क्रॉस करने का मतलब वो क्या ले रहा है। ये देखें जी, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये हम कह देते हैं 60 वाली है, 60 किलोमीटर पर आवर वाली है ये ट्रेन, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, और ये कौन सी ट्रेन है, ये 90 किलोमीटर पर आवर वाली है। 60 वाले की लेंथ है 1.10 किलोमीटर और दूसरे वाले की लेंथ है 0.9 किलोमीटर। अब चूंकि वो कह रहा है कि इनको क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा, तो क्रॉस करने का मतलब ये है कि अगर ये एक ट्रेन इस तरह है, तो दूसरी जब यहाँ से आएगी, ये आ रही है वो, अब यहाँ पहुंच गई, और ये ट्रेन इसी तरह ये पहुंच गई यहाँ पे, ये आप कह रहे हैं, ये हम कह देते हैं जी कि वो ट्रेन जो है वो यहाँ पहुंच गई है जी। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये ट्रेन अब आगे निकल चुकी है और ये ट्रेन क्रॉस करके इधर आ चुकी है, और ये वो लम्हा है जब वो हम कह सकते हैं एक्जेक्टली क्रॉस कर, ये देखें दोनों के जो बैक हैं वो आपस में मिल रही है। इसने इधर जाना था, ये इधर चली गई, इसने इधर जाना था, ये इधर चली गई, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं दोनों की बैक आपस में मिल रही है, यानी बैक टू बैक हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ली है। लेकिन ये तो हमें बात समझ आ गई कि ठीक है, इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है। हमारा असल क्वेश्चन जो समझने वाला वो ये है, एक तो पहले ये देखें कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि आपने स्पीड को ऐड करना है। जब भी दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपने दोनों की स्पीड को ऐड अप करना होता है। दूसरी बात, हमने फाइंड करना है टाइम। ठीक है, तो टाइम फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने एस इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाना है। एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी, और टाइम फाइंड करने के लिए आप टाइम को निकालें तो ये बनेगा एस ओवर वी। अब एस होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो आपने अभी फिगर बना के मैंने दिखाया है कि एक ट्रेन आपकी यहाँ पे पहुंची है, ये ट्रेन आपकी थी 1.10 किलोमीटर वाली, और दूसरी ट्रेन यहाँ पे पहुंची है क्रॉस करते करते, और ये इसकी स्पीड थी पॉइंट सॉरी इसकी लेंथ थी 0.9 किलोमीटर।
तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस जो बन रहा है, जो इन्होंने मिल के कवर किया है, वो ये था 1.10 किलोमीटर और साथ 0.9, तो लिहाजा आपका डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 1.10 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों की ऐड अप कर दें, एक की 60 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरी की 90 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपकी बन जाएगी 90 और 60 150, 150 किलोमीटर पर आवर। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपका एस आ जाएगा, सॉरी टाइम आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू, ऊपर है 1.10 प्लस 0.1, तो ये बन जाएगा 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 150 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर जो है ये दोनों आपस में जो डायमेंशन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो आर है इसको आप सेकंड में लें, क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना था सेकंड के अंदर, तो आर को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये कुछ सिचुएशन इस तरह बनेगी, टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 150। अब ये जो पर आर है, ये अगर आप इस पर को खत्म करें तो जो आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर और किलोमीटर तो आपस में कट जाएंगे, ये जो पर आर है ये ऊपर आ जाएगा आर, और आपने चूंकि सेकंड में जाना है तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक आर में 3600 सेकंड होते हैं। या मैं साइड पे करने लगा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइडेड बाई 150, ये आप कर लें। आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो 48 सेकंड आता है। तो ये वो टाइम लगा है दोनों ट्रेन को आपस में क्रॉस करने में। तो इसमें जो बात समझने वाली वो ये है कि दोनों की स्पीड को ऐड अप करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो फिर आपने स्पीड को माइनस करना था, ज्यादा स्पीड से छोटी स्पीड को माइनस कर देना था। फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस जब लेना है तो डिस्टेंस में आपने क्या करना है, दोनों ट्रेन की लेंथ को आपस में ऐड अप करना है, क्योंकि जब तक दोनों ट्रेन की बैक आपस में नहीं जुड़ेगी तब तक आप नहीं कह सकते कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है। तो बैक अब जुड़ेगी जब एक ट्रेन जो है वो बिल्कुल आगे निकल चुकी होगी और दूसरी जो है वो दूसरी तरफ आगे निकल चुकी होगी, यानी दोनों डिस्टेंस जो है वो कवर हो चुके होंगे, और दोनों डिस्टेंस का मतलब है दोनों की लेंथ को आपने आपस में ऐड अप करना है। Next, a body is moving along north and cover 20 meter in 3 seconds and next 30 minute 30 मीटर इन 7 सेकंड। दो किस्म के डिस्टेंस दिए हुए हैं, पहला डिस्टेंस है वो 20 मीटर का, वो 3 सेकंड में कवर कर रहा है एक पार्टी, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो 30 मीटर है जो कि 7 सेकंड में मेजर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो वही काम करना है, ऊपर आपने टोटल डिस्टेंस कर देना, नीचे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बनेगा 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 30 50 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम होता है तो 3 सेकंड और 7 सेकंड यानी 10, तो 50/10 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी। नेक्स्ट है बॉडी कवर 5 मीटर इन 3 सेकंड एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 2 सेकंड। तो ये भी सेम क्वेश्चन है उसी जैसे ही है। बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3, टोटल डिस्टेंस को नहीं दिया होगा, बस इतना बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस का 1/3 जो है वो कवर करता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। और कितने टाइम में कवर करता है, टाइम भी कौन नहीं बताया, बस ये बता दिया कि T1 टाइम में कवर करता है, ठीक है जी। स्पीड बताई हुई है कि टोटल डिस्टेंस का जो 1/3 हिस्सा है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कवर कर रहा है, टाइम T1 के अंदर में कवर कर रहा है। पीछे रह गया 2/3 हिस्सा, ठीक है जी। तो वो रिमेनिंग यहाँ पे लिखा है ना, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का मतलब ये है कि अगर वन थर्ड हो चुका है ना तो पीछे कितना रहेगा, 2/3, क्योंकि वन थर्ड को जब आप वन में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल को आप वन कहेंगे, तो वन को जब आप वन थर्ड में से माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2/3। तो जो 2/3 रिमेनिंग है वो कवर हो रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और टाइम लगता है T2, यानी 2/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने स्पीड बढ़ा ली है, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गया है, और टाइम लगा है T2। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो परेशान नहीं होना, फार्मूला याद रखना एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस, स्पीड के लिए मैं डिस्टेंस लिखता हूँ और वेलोसिटी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये वाली जो स्पीड दी हुई है इनको आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीड को जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो वी ओ टी जो है ना, ये तो एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन आपसे नहीं पूछा गया। तो टोटल टाइम बटा टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करना है। अब डिस्टेंस हमने निकालना है, टोटल डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है एस, क्योंकि हमें दिया हुआ कोई नहीं है, वन थर्ड और 2/3 करके दिया हुआ, तो हम कह देते हैं टोटल डिस्टेंस एस है, और नीचे टोटल टाइम हम कह देते हैं T1 प्लस T2 है, क्योंकि पहला वन थर्ड जो डिस्टेंस है वो T1 टाइम में कवर हुआ है, और दूसरे वाला जो 2/3 डिस्टेंस है वो T2 टाइम में कवर हुआ है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल होगी S/T1 प्लस T2। अब ये किसी तरीके से आप एस को या टी को इस तरीके से एडजस्ट करें कि कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। हम एक्चुअली वो जो 3 मीटर पर सेकंड ये वाली जो चीज़ दी हुई है इसको भी यूज़ करना चाहते हैं, ये जो 12 मीटर पर सेकंड इसको भी यूज़ करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि एस और टी जो है ये आपस में कोई कॉमन फैक्टर में कैंसिल भी हो जाए। तो आप ऐसा करें, हमें फार्मूला पता है एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से अगर आप टी निकालें तो ये आता है एस ओवर वी। तो T1 के लिए आपके पास आ जाएगा, T1 के लिए, T1 के लिए आपका जो एस है वो वन थर्ड है, ठीक है, ये गिवन है ऊपर। T1 के लिए आपका डिस्टेंस है वो वन थर्ड है, तो आप लिखेंगे S/3, S/3, और नीचे वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 मीटर। सिमिलरली जो T2 है उसके लिए आपके पास आ जाएगा, T2 के लिए आपके पास आ जाएगा 2/3 है, एस का 2/3 ले जाएगा 2S/3, ये एस है 2S/3, और डिवाइडेड बाई वी, और वेलोसिटी उसके लिए 12। तो ये T1 और T2 की वैल्यू आपने उठा के पुट कर देनी है यहाँ पे, ये ऊपर एस आ गया, नीचे T1 की वैल्यू आ गई
2s/3 और आगे आ गई 2s बाई, सॉरी, ये टी वन की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 और नीचे 3 आपस में मल्टीप्लाई होके s/9 हो जाएगा, s/9। सिमिलरली ये जो 3 है, ये भी तो 12 से मल्टीप्लाई होकर 36 बना देगा। और इस तरीके से हमारे पास ये जो 2s/36 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कहाँ चली गई है, वो एस के अंदर चली गई है, यानी जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड वो चली गई है एस डिवाइडेड बाई, नीचे भी एस का फैक्टर आ गया, वो एस आप कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 1/9 प्लस 2/36, और ये एस एस कैंसिल हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर को अब आपने सॉल्व कर लेना है, 1/9 प्लस 2/36। इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकंड। मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करता टाइम की कमी के लिए, और मजीद आप खुद कर लीजिएगा। तो बात बताने का मकसद ये है कि एक्चुअल जो फार्मूला आपके पास उसको कभी भी नहीं छोड़ना। एक्चुअल फार्मूला आपका यही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, अगर वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो एक ग्राफ ये वाला मैंने दिया था, बतौर असाइनमेंट भी दिया था, किसी ने भी सॉल्व करके नहीं भेजा। ये भी मेरे लिए बहुत डिस्गस्टिंग पॉइंट है कि आप लोग इतना सीरियस भी नहीं लेते कि कम अज कम जो असाइनमेंट दी गई है, एक छोटा सा पॉइंट था। मैंने इधर टाइम एक्सिस पे टाइम मेंशन किया हुआ था, और इधर वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी मेजर की हुई थी, मेंशन की हुई थी, और ग्राफ कुछ इस तरह का मैंने बनाया था। ये ये बिल्कुल सीधी लाइन, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और ये हमसे पूछा गया था कि बताएं ये ग्राफ हमें क्या शो करता है। तो चूंकि आपने वहां पे तो बताया नहीं था, तो मैंने कहा चलें ये क्वेश्चन फिर इधर क्विज में ही दे देते हैं। लेकिन क्विज में चूंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस आपका भी था, आपने भी कहा कि चूंकि ये क्वेश्चन हमें बतौर ग्राफ दिया गया था, तो हो सकता है यही क्वेश्चन जो इसका राइट ऑप्शन हो। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ग्राफ जो है वो अगर आप देखें तो पॉइंट टू पॉइंट आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये फिजिकल केस पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा फिनोमेना हो रहा हो जिसमें टाइम जो है वो आप स्टैटिक कर दें। टाइम आपके हाथ में नहीं होता, टाइम आप स्टैटिक नहीं कर सकते, टाइम ने लाजमन इंक्रीज करना होता है, और वो भी पॉजिटिव साइड पे, टाइम कभी नेगेटिव साइड पे नहीं आ सकता। तो ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, टाइम इसका स्टैटिक एक पॉइंट पे है, और वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है। ऐसा कोई फिजिकल केस नहीं है कि जिसमें जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही हो लेकिन उसका टाइम ना इंक्रीज कर रहा हो। टाइम हमेशा जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता है, और कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। लिहाजा कभी भी आपको ग्राफ ऐसा देखें जिसमें टाइम के लिहाज से कोई चीज़ रिवर्स में आ रही है, तो समझ जाए कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग ग्राफ है। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ दिया हुआ था, तो वो ग्राफ जो दिया हुआ था वो ग्राफ इस तरह का ग्राफ था। ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे टाइम एक्सिस लिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली हुई है, और ग्राफ इस तरह का था, ये स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का ग्राफ अगर दिया हो तो यहाँ तो पहले आपको इस ग्राफ से पता चल जाना चाहिए कि ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है ये बता रहा है कि पार्टिकल जो है उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ये हमें बता रही है कि ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर इस तरह का ग्राफ हो, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी, और ग्राफिक से इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, और उसके अंदर जीरो एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा जो केस है उसमें देखें तो इसका ग्राफ ने, तो इस ग्राफ के लिए अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने हिंट दिया था कि आपने वी और टी की स्लोप फाइंड करनी है। वी और टी की आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इस ग्राफ के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। वो राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी साइज की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि छोटी हो या बड़ी हो, या ये ना समझे कि अगर हमने छोटी ट्रायंगल बना दी तो कहीं हमारे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग ना हो जाए, या कहीं बड़ी बना दी तो कहीं आंसर ओवर ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहे ये छोटी सी ये वाली ट्रायंगल बनाए, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, चाहे ये छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, चाहे आप ये बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, यहाँ तक ले लें, या आप चाहे तो आप इससे भी बड़ी बना सकते हैं, यानी आप ये ले लें, ये। तो होनी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, छोटी ट्रायंगल हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपने करना क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, लिहाजा वेलोसिटी हमारी क्योंकि वाई एक्सिस है, तो आपने जो आप ट्रायंगल आप आपने कंसीडर की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने वी की वैल्यू ले लेनी है। अगर आपने ये छोटी वाली ये वाली ट्रायंगल कंसीडर की हुई है, ये वाली, ये, तो आपने वाई की वैल्यू यहाँ पे सामने देख लेनी है कितनी बन रही है, ये। तो इस वैल्यू में से, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से आपने ये वैल्यू माइनस कर देनी होती है। और इसी तरह डिवाइडेड बाई टाइम है, तो टाइम के लिए भी आप देखें, आप इधर नीचे आ जाए, ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ, तो बड़े वाली जो वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से आपने ये छोटी वैल्यू जो है ये माइनस कर देनी है। क्योंकि ऊपर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो दोबारा मैं बनाता हूँ, ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, और ये आपने ऊपर इसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ये।
ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। तो अब आपने एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लिखना है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और ऊपर आएगा डेल्टा वी मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम, या टी2 कर लें, माइनस इनिशियल टाइम यानी टी1 कर लें। तो अब वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू ये वाली है, ये जो मैं डॉटेड लाइन लगा के आ रहा हूँ ये, और इनिशियल वैल्यू ये वाली है जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली, ये वी आई है, और ये आपका वी एफ है, तो वी एफ माइनस वी आई कर लें। सिमिलरली टाइम की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका टी2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका टी1 है, तो टी2 माइनस टी1 कर लेंगे, और इसी के साथ आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्राफ इस तरह हो, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी, और ये वाला ग्राफ है। तो अब इसकी स्लोप कैसे फाइंड करनी है, तो इसकी स्लोप जिस पॉइंट, इसमें पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ को समझें, ये ग्राफ आपका ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ यूज होता है। तो इसका हर पॉइंट पे आपका जो ग्राफ जो एक्सेलरेशन है वो अलग है। तो जिस पॉइंट पे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, यानी मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करूँ तो आप पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपको पता है टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरती है। जब आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब अगला असूल वही है कि आपने इसके ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। वो राइट एंगल ट्रायंगल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है, ये बाकी असूल वही है कि आपने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर कर रखना है और डिवाइड कर देना है टाइम की वैल्यू को, फाइनल टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 150 मीटर। और पीछे रह गया डिस्टेंस की बात। तो डिस्टेंस आपने इस तरह के ग्राफ के लिए कैसे फाइंड करना होता है, ये अगर टाइम एक्सिस है और ये आपके पास वेलोसिटी और ग्राफ इस तरह का था, तो आपने जो दोनों पॉइंट होते हैं उनको नीचे लेके आना होता है एक्स एक्सिस की तरफ। कोई भी जो ग्राफ होता है उसको आपने नीचे, उन दोनों पॉइंट को नीचे लेके आना होता है। मसलन आपका ग्राफ कुछ इस तरह है, ये पॉइंट, दो आपके पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को आप नीचे एक्स एक्सिस पे मिला दें। तो अब जितना भी ये सारा एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व, ये आपको बताएगा इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस पे जो चीज़ है टाइम है, वाई एक्सिस पे जो चीज़ है वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट वी टी, ये हमें जो एरिया होता है ये हमें दोनों का प्रोडक्ट देता है। तो वी और टी आएगा, ये ये जो सारा एरिया आ रहा है ये आपको आपको देगा वी और टी का प्रोडक्ट, वी और टी। और वी टी का प्रोडक्ट आपने फार्मूला पढ़ा है, इक्वल टू वी टी, इसका मतलब है ये जो वी टी का प्रोडक्ट है ये आपको एस दे रहा है, यानी डिस्टेंस दे रहा है। अब ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू ये है, ये सारी बेस की वैल्यू है, ये आपने ग्राफ से देख लेना किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और ये आपकी सारी हाइट है यहाँ तक। इसकी वैल्यू भी आपने चेक कर लेनी है वाई एक्सिस से, तो पुट कर देना, तो ये आपके पास 2.5 मीटर, सॉरी, जो डिस्टेंस आएगा वो 150 मीटर आएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2.5 मीटर आएगा। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आप ये इसको ट्रायंगल नहीं समझना चाहते, आप इसको वी और टी के ही तरीके से समझना चाहते हैं, आप इसको ये नहीं कहते कि मैं इसको ट्रायंगल के तौर पे लूंगा, आप चाहते हैं कि मैं वी और टी के हिसाब से इसको सॉल्व करूं, तो फिर आपने इसको ऐसे करना है, यहाँ पे आपने वी को वी एवरेज लेना है, वी एवरेज आपने लेना है। वी एवरेज क्यों लेना है वो भी रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि आपकी वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये देखें, आपकी वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ तक आई है, यानी यहाँ तक, यानी जीरो से स्टार्ट होकर चेंज हुई है। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी जीरो से किसी और पॉइंट तक चेंज होकर जा रही हो, या 10 से 50 हो रही हो, तो उस वक्त आपने लाजमी एवरेज लेना होता है। तो लिहाजा आप वी एवरेज लेंगे जीरो प्लस आगे जो भी टी की वैल्यू है, ठीक है, वो आप लेंगे, वी एफ लेंगे, और डिवाइडेड बाई आप टू करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम की जो वैल्यू भी आपके पास यहाँ तक आई हुई है वहाँ वो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपके पास डिस्टेंस का वर्ड आ जाएगा। ग्लास का इंटरनल डायमीटर वर्नियर कैलिपर से फाइंड किया जाता है। 18% नेक्स्ट है कि एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड टू हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट तक हो गया, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंका गया था। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, तो वहां पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। सिमिलरली जब आप कुछ चीज नीचे गिराते हैं, तो जिस जगह से गिराया जाता है उस जगह पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होती है। तो चूंकि हमारे पास गिराने वाला केस नहीं है बल्कि फेंकने वाला केस है, जमीन से नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है 10 मीटर की बुलंदी पे, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन माइनस वी आई स्केयर। तो वी एफ स्केयर जो है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और चूंकि बॉडी को आपने ऊपर फेंका है, तो जब आप ऊपर फेंकते हैं तो फिर एक वैल्यू होती है माइनस जी, वैल्यू लगा दें टू आगे एक की जगह माइनस जी, और ऐसा आपको दिया हुआ है 10 मीटर, और इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और जी की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले लें, या 9.8 ले लें, 9.8 ले लें। तो 9.8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 98, और 98 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 बनेगा, और उसका जो आप स्केयर लेंगे, क्योंकि ये वी आई का स्केयर है, ये स्केयर खत्म करना है, स्केयर रूट लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू एन इंक्रीजिंग स्पीड, ग्राफ बनाना है जी आपने, तो मैं साथ साथ ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ। इंक्रीजिंग स्पीड, रेस्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड ये इस तरह का ग्राफ होता है,
फॉर सम टाइम एंड देन इट कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड। तो जब जैसे वो कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट के लिए बिल्कुल ये सीधी लाइन हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाती है। फिर कह रहा आफ्टर सम टाइम ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो फिर ज़्यादा स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ बनेगा जिस सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। विच वन हैव मोर स्पीड, फाल्कन, शाहीन, अकाब। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है 200 किलोमीटर पर आवर। ब्रिक और कॉम को नीचे फेंका गया और ये कहा गया कि रेजिस्टिव फोर्सेस को आपने कंसीडर करना है, रेजिस्टिव फोर्सेस को टेकन इनटू अकाउंट, उनको आपने कंसीडर करना है। तो बताना है कि कौन सा जो पार्टिकल है वो लेटर बाद में पहुंचेगा। तो ये मैंने बताया हुआ है कि जब रेजिस्टिव फोर्सेस को आपने कंसीडर करना होता है तो फिर हैवी चीज पहले पहुंचती है, लाइटर चीज बाद में पहुंचती है। तो लिहाजा जो कॉम्ब है ये लाइटर है तो ये बाद में पहुंचेगा। और अगर आप रेजिस्टिव फोर्सेस को कंसीडर ना करें तो फिर दोनों जो चीजें या तीन जितनी भी चीजें हैवी हैं लाइट हैं सारी सारी एक ही वक्त में जमीन पे पहुंचती है। रिडार गन जो होती है वो एल फॉर लेजर, तो लेजर इसमें यूज होती है, लेजर लाइट यूज होती है और ये स्पीड को व्हीकल की स्पीड को डिटेक्ट करती है। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के अंदर दो चीज होती है, एक होती है स्पीड और एक होती है मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है या तो चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन डायरेक्शन। किसी एक चीज में भी चेंज आ जाए तो फिर वो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक पॉइंट दिया था कि बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ये जो एंड और आर का डिफरेंस है ये देखें। आर का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ये वाला जो आर है, आर का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि या ये या वो। और जहां पे एंड लग जाता है, एंड का मतलब है कि आप ऑप्शन की बात नहीं हो रही बल्कि आप तो मस्ट हो गए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि या तो चाय ले आए या कोल्ड ड्रिंक ले आए, तो मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाय या कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक चीज चाहते हैं। लेकिन आप जब कहेंगे कि चाय और कोल्ड ड्रिंक ले आए, इसका मतलब यह है कि आपने अब ऑप्शन नहीं रखा, आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें लेके आएं। तो ये आर और एन का डिफरेंस भी देखा करें। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यह है कि या तो स्पीड में चेंज है या फिर डायरेक्शन में चेंज है, दोनों में भी हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब दोनों ही चेंज होगी, ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन उसी वक्त आ जाएगा जब कोई एक चेंज हो जाए, चाहे स्पीड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए। 24, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बोथ हैव नेगेटिव साइन। ये भी मैंने बताया हुआ था कि अगर सेम साइन हो, वेलोसिटी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर सेम साइन हो, यानी दोनों के पॉजिटिव हो या दोनों के नेगेटिव हो, साइन सेम होने चाहिए, तो फिर क्या है, फिर आप कहेंगे कि जो बॉडी है वो इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन अगर एक जो है वो पॉजिटिव से है और एक नेगेटिव है तो फिर डिक्रीजिंग है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, फिर भी आप ये कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग स्पीड से जा रही है। लास्ट वन है, The equation of motion are applicable in which of the following condition। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, कोई इंक्रीज एक्सेलरेशन या डिक्रीज एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, और ना ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। ये चीजें भी बताई हुई आपको, मैंने दोबारा थोड़ा रिवीजन के लिए बता दिया। तो जो कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन था, मोस्ट एक्यूरेट जो ऑप्शन था वो यही था कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड है जब आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो बॉडीज मूव कर रही है उनके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए।